हेलो सुप्रिया, हाय सर। कैसे हो? बढ़िया सर। जस्ट आई हैव गॉन थ्रू इट दिस homeopathy is the best pathy. I think we should go to inside and we should meet to Dr. Sanjay Singh. हाँ क्या सर, चलिए बात करते हैं सर। बात करते हैं कि दैट why homeopathy is the best pathy. ओके सर, चलते आओ हैं। मिलते हैं, आइए। डॉक्टर साहब आ जाएं। आइए आइए। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, बस जस्ट आई हैव सीन योर दिस ब्रोशर दैट होम्योपैथी इज द बेस्ट पैथी। मैंने कहा इट इज बेटर कि मैं आपसे ही पूछूं। जी। तो डॉक्टर साहब बताइए, हाउ यू कैन से दैट होम्योपैथी इज द बेस्ट पैथी? देखिए, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो हम्म। क्या कहते हैं आप लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। तो किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं आप, एलोपैथी की बात करें हम? देखिए, इलाज की अगर हम बात करें तो सभी बीमारियों का है, बट देयर आर सो मेनी डिजीजेस वेयर वी से मैनेजमेंट ओनली, नहीं, कि ट्रीटमेंट नहीं है, सो मैनी मैनेजमेंट। डिजीज क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं सारी डिजीजों का मैनेजमेंट ही तो करते हैं, क्योर और की कहाँ बात करते हैं? अगर फीवर भी आ रहा है, एक्यूट की बात करें, तो आप फीवर को उतारने के लिए मैनेज करते हैं, दवाएं देते हैं कि फीवर उतर जाए। बाकी काम तो बॉडी करती है। एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उसमें, बाकी का। बाकी तो अगर एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीबायोटिक से अगर फीवर जा रहा होता तो सेम डे चला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, 3 दिन 5 दिन 7 दिन बाद ही बुखार जाता वो है। उसकी जो अपनी साइकिल है उसी के हिसाब से वो अपनी साइकिल पूरी करके ही जाता है। करेक्ट। है ना, कि 5 दिन की साइकिल है, तो आज कम होगा, सेकंड डे थोड़ा ज़्यादा होगा, थर्ड डे पीक पर होगा, फोर्थ डे कम होगा, फिफ्थ डे गायब होगा, सिक्स डे चला जाएगा। करेक्ट। तो ये उसकी साइकिल है। ना एंटीबायोटिक से फीवर जाता है, ना पैरासीटामोल से फीवर जाता है। पैरासिटामोल से फीवर तो जाएगा, बट इट इज फॉर नहीं, टाइम बीइंग। फॉर टाइम बीइंग। या ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। या इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। है ना, केवल आप मैनेज कर रहे हैं, फीवर अपनी साइकिल कंप्लीट करके ही वो जाएगा। 3 दिन 5 दिन 7 डेज की जो हाँ, जो और उसकी डे की जो वायरल साइकिल है, वायरल साइकिल है हाँ, वो वो पूरी अपनी पूरी करेगा। करके जाएगा। हाँ। तो क्योर कहाँ हुआ? ये तो बॉडी ने काम किया ना। मेडिसिन ने केवल, आपने मैनेज किया, बॉडी को मौका दिया कि वो साइकिल को कहते फीवर पूरा करके चला जाए। तो आप कैसे क्योर करेंगे? हमारे यहाँ फीवर आ रहा है, हम्म। तो डे वन में ही फीवर जाएगा। ओके। ठीक है, हमने आज दवा दी, हम्म। आज ही वो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया है, जैसे आप कहाँ कहा गया प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हम्म। हमारे यहाँ कहा गया क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। यानी रैपिड होगा, जेंटल होगा, और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ होगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट परमानेंट। परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। तो ये किसी भी बीमारी के लिए, एक्यूट की नहीं, हम क्रॉनिक की बात करें, आपके पास कोई ऐसी बीमारी बता दी जिसमें आप कहते हैं मैनेजमेंट के अलावा क्योर करते हो। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कैंसर हो, मैनेजमेंट पार्ट ही तो है। चाहे वो एक्सीडेंटल सर्जरी हो, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं, क्योर कहाँ कर रहे हैं? तो आप जो जो मैनेजमेंट वाली डिजीजेस हैं, जो अभी आपने गिनाई हम्म। इतनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हम्म। हाइपरटेंशन, और आई कैन से न्यूरोसाइकेट्रिक हाइपोथायराइडिज्म, न्यूरोसाइकेट्रिक। न्यूरोसाइकेट्रिक हाँ। प्रॉब्लम्स, तो आप क्योर कर देंगे मैनेजमेंट का? उसमें कोई हमारे यहाँ मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं है। हमारा तो प्रिंसिपल्स है, जो साइंस का जो लॉज है हमारे यहाँ पूरा फॉलो होते हैं। हम लोग तो क्योर की बात करते हैं ना, हमने तो मैनेजमेंट की कहीं बात ही नहीं करी है, हर चीज। अब डायबिटीज की बात करें तो क्या करते हैं आप लोग डायबिटीज में? डायबिटीज में उसको मैनेज करते हैं। मैनेज ही तो करते हैं। हाँ। लेकिन मैनेज करते हैं, अगर मैनेजमेंट भी अच्छा होता हाँ। तो फिर डायबिटीज जो है कि मैनेज रहना चाहिए था, मेडिसिन बढ़नी नहीं चाहिए थी, मेडिसिन की पावर बढ़नी नहीं चाहिए थी, उतने पे चलते रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। आज आप दवा खा रहे हैं, एक दवा खा रहे हैं, कल दो दवा खाएंगे, परसों तीन दवा खाएंगे, फिर इंसुलिन पर आ जाएंगे। है ना? तो आप पैंक्रियाज को तो हेल्दी कर नहीं पा रहे हैं। क्या करती है दवा जाके आपकी, बताइए सर? आप जो मेडिसिन खिलाते हैं अभी हम डायबिटीज अगर की। अगर अगर एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न्ड ऑफ डायबिटीज, तो डायबिटीज इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल metabolic disorder. मेटाबॉलिक When डिसऑर्डर। anabolism and catabolism equilibrium is not managed, हाँ, then it is known as diabetes. डायबिटीज। तो आप क्या मतलब उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर देंगे? यस। आप मेटाबॉलिज्म को सही कर देंगे? हाँ जी। आप डायबिटीज को खत्म कर हाँ देंगे? जी। डायबिटीज प्योरली क्योर हो जाएगी? प्योरली क्योर हो जाएगी। फिर उसको भविष्य में कभी भी कोई भी दवाई डायबिटीज की खाने की जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आप तो कहते हैं इंसुलिन सेक्रेशन को स्क्वीज करके निकाल रहे हैं इंसुलिन ना, तो बीटा सेल्स तो और मरती जा रही है ना। जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, हमारी मेडिसिन क्या करती है, उस सेल्स के रीजनरेशन को बढ़ाती है, तो जो इंसुलिन सेक्रेशन कम हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। मैं दो चीज बात करूंगा। हम्म, अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, हम्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, two वन types इज of- एनआईडीडीएम, वन अनदर इज आईडीडीएम। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस एंड नॉन इंसुलिन डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो अगर हम आईडीडीएम को छोड़ देते हैं, अभी एनआईडीडीएम की बात करते हैं, तो एनआईडीडीएम में अगर हम देखें तो एनआईडीडीएम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देयर आर वन टाइप ऑफ डायबिटीज वेयर इंसुलिन डिफिशियंसी इज देयर, ठीक है, अनदर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर। अब अभी हम इंसुलिन डिफिशियंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बीटा सेल्स पेंक्रियाज के, लैंगरहैंस के बीटा सेल्स इंसुलिन आइलेट्स, हाँ, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर इंसुलिन सिक्रीशन। अगर वो लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन है, तो हम मानते हैं कि दिस इज कि नंबर ऑफ बीटा सेल्स कम हो गई हैं। और एलोपैथी में नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो कम हो गई हैं, उनको रीजनरेशन के लिए कोई दवाई नहीं है। नंबर ऑफ बीटा सेल्स कम हो गई हैं, उन्हीं जितनी बची हैं उन्हीं बीटा सेल को स्क्वीज करके निकाल मोर के इंसुलिन को सिक्रेशन सिक्रीशन बढ़ा देंगे। तो आप क्या कहते हो कि मतलब आप बीटा सेल्स को रीजनरेट कर दोगे? रीजनरेट होता है। अच्छा, तो इंसुलिन जो डिफिशियंसी थी वो धीरे धीरे पूरी हो वो जाएगी। पूरी हो जाती है। लोग हमारे पास आए बहुत से जो इंसुलिन पर थे, ओके, आईडीडीएम वाले पेशेंट हो गए। हाँ, अब वो कहते हैं हमारे पास आज एकदम सही है, उनको कोई ना इंसुलिन ले रहे हैं ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं एलोपैथी, और उनका शुगर लेवल अच्छा है, HbA1c 5 5.5 है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अगर आप बीटा सेल को जनरेट करने को चैलेंज करते हैं कि आप रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल है इस भाई पैथी, जैसे इंसुलिन फास्टिंग उनका कम आ रहा था, पीपी कम आ रहा था, अब उनका इंसुलिन फास्टिंग पीपी सही आ रहा है और उनका HbA1c भी नॉर्मल आ गया है, तो रीजनरेशन हो रहा, तभी तो कहता है ऐसा हो पाएगा। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे रहे हैं कि वो स्क्वीज करे और उसको निकाले और बीटा सेल डेड होती जाए, तो हमारी मेडिसिन की भी पावर बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मेडिसिन का हिसाब ये है कि आप 1.5-2 साल खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, फिर तो जरूरत ही पावर नहीं बढ़ना पड़ती। चाहिए, मतलब डोजेस बढ़नी चाहिए। टाइट्रेट करके आप उसको बढ़ा देंगे। हाँ, नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। एलोपैथी में बढ़ाते हैं। हाँ, अगर बढ़ाते अगर भाई स्क्वीज कराने के लिए बढ़ाते जाते हैं, हाँ, बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो वो क्योर होगा, एक बार क्योर होगा तो 1 से 1.5 साल, 2 साल भी लग गया मान लीजिए, आप ठीक हो गए तो एटलीस्ट दोबारा आपके बाद डायबिटीज में बहुत से ऐसे पेशेंट जो ठीक हो गए तो उनको दोबारा कुछ नहीं हुआ है और वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं अपनी। अच्छा, एक तो चलिए मैंने ये बात कर ली कि अगर बीटा सेल्स कम हो गई हैं, तो आप बीटा सेल्स को रीजनरेशन वाले प्रोसेस में आ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। अगर सपोज देयर इज अनदर हम केस ऑफ समझ गए थे इंसुलिन, आप क्या पूछेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस केस है तो आप लोग क्या करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में हम जितने भी, सपोज मेटफॉर्मिन फॉर एग्जांपल, हाँ। मेटफॉर्मिन दे दी हमने, हाँ। उसके अलावा रोसिग्लेटाजोन है, पायोग्लेटाजोन तो है, क्या करता है अब वो जाके? सीटाग्लिप्टिन भी आ गया। वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, सेल्स में जो पीपीआर गामा है, पीपीआर गामा को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल पुश द इंसुलिन इनसाइड द सेल्स, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा उससे। तो ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है ना, ये तो आपको करते रहना पड़ेगा पुश करने के लिए ना। यस, लेकिन जब हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो नेचुरली पहले तो कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो रहा था ना बॉडी में, किसी भी कारण से आया वो, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि वो कौन सा मेंटल कारण था, फिजिकल कारण था, क्या था, क्यों हुआ उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी बात अगर हम ना करें, हालांकि हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ओके, हमारे यहाँ मेंटल सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू फिजिकल सिम्टम्स, ओके, कि उसने क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट लिया, क्या स्ट्रेस लिया और क्यों उसको इंसुलिन हुआ। एक आदमी, 3 आदमी मान लिया हमारे पास हैं और तीनों ने एक ही प्रकार का स्ट्रेस लिया कि डिसअपॉइंटमेंट इन लव हुआ मान लीजिए, अच्छा, मुझे हुआ, आपको हुआ और कोई एक आदमी को और हुआ। एक आदमी को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, एक को डायबिटीज हो सकता है, एक को कैंसर हो सकता है। ठीक है। कितनी इंटेंसिटी के साथ उसने स्ट्रेस लिया इस पर डिपेंड करता है किसको क्या बीमारी आई। तो हम लोग देखते हैं कि उसने क्या स्ट्रेस लिया, क्या एलिमेंट हुआ, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद उसको क्या बीमारी आई, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं। अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि बॉडी में ने सेल्स ने इंसुलिन लेना कम किया होगा। हाँ, वो रेजिस्टेंस हो गया कि वो दैट इंसुलिन इज नॉट एबल टू पुश दैट शुगर शुगर को पुश कर सके सेल्स पुश में, करने के लिए वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं जब हम, तो वो क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी जैसी थी, जैसे पहले वो सेंसिटिविटी बढ़ गई उसकी, जैसे ही उसको पता चला कहते हैं कि ब्लड में शुगर आया हुआ है और बॉडी ने दोबारा से वैसे ही फंक्शन करना शुरू किया, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई और वो कहते हैं
सेल्स में जाने लग गया। ओके। तो ये हम लोग मेंटल कॉज जरूर देखते हैं। मेंटल कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया एविल थिंकिंग इज अ रूट कॉज ऑफ डिजीज। आप नेगेटिव सोचते हैं, वहीं से बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है और उसी के बाद बीमारी आती है। डिपेंड करता है कि किसने कैसा स्ट्रेस लिया तो उसको क्या बीमारी आई। तो हम लोग तो बहुत कुछ देखते हैं इसमें भी। अब आपसे इसी के साथ मैं एक और बात करूंगा कि मान लिया किसी का रीनल फेल्योर हो गया, ठीक। तो आप लोग क्या करते हैं? रीनल फेल्यूर के लिए जो सीकेडी की जो मेडिसिन है वो देंगे, वो ईजीएफआर बढ़ाने के लिए जो भी मेडिसिन है वो ठीक देंगे है, उसको। क्या ईजीएफआर बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, बढ़ता है। अगर किसी का ईजीएफआर कम हो गया है, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाई इट हिज ईजीएफआर इज लो। ठीक है, सपोज किडनी श्रिंक कर गई है, ठीक है, उसका तो कोई 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 इलाज नहीं है कोई आपके नहीं, पास। ठीक उसके है, लिए चलो एक हो गया। दूसरा? एज इट इज तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि नहीं बट बता पाए। बट अब देख, छोटी सी बात है, किडनी श्रिंक हो गई है, ठीक है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते, हाँ, उसको उसको नॉर्मल शेप में दोबारा नॉर्मल शेप में नहीं ला आप सकते। दोबारा ले आएंगे। हाँ जी, किडनी दोबारा शेप में आती है। सीरम क्रिएटिनिन 17 ठीक किया है। और ईजीएफआर मैंने आज तक किसी केस का ऐसा नहीं देखा जिसका ईजीएफआर बढ़ गया हो एलोपैथी मेडिसिन खा के। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ईजीएफआर बोले तो इलेक्ट्रोग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। इट इज अ पैरामीटर ऑफ फिल्टरिंग द किडनी। किडनी किस तरीके से फिल्टर कर रही है उसका रेट, एक पैरामीटर, उसको इलेक्ट्रोग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, उसी को हम ईजीएफआर कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ईजीएफआर अगर कम हो गया तो आप उसको बढ़ा देंगे, किडनी बढ़ता जाता है। मेरे पास तो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, कि 5, 7, 10, 15, 30, 35 हो रहा था ईजीएफआर। 92 से अबव होना चाहिए, 92 से अबव होना चाहिए, और हुआ है। दोबारा से क्योर होने के बाद जो किडनी श्रिंक कर रही थी या किडनी में सिस्ट आ गया मान लीजिए, तो सिस्ट आने भी मैंने देखा बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें सिस्ट बना, उसके बाद उनका जो है सीरम क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तो वो सिस्ट तक भी ठीक होते हैं। और भी कोई भी बीमारी किसी कारण से भी रीनल फेल्योर हो रहा हो, सिर्फ मैं कहते किडनी श्रिंक होने की बात नहीं करूंगा, वैसे भी उसका फंक्शन अल्टर हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सब भी क्यूरेबल है होम्योपैथी में। और एलोपैथी में मैनेजमेंट के बाद भी क्या होता है, आप दवा खा रहे हैं अभी कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर डायलिसिस पर आ जाएंगे आप, फिर डायलिसिस से भी करना चाहते हो ट्रांसप्लांट पे पहुंच जाएंगे, और सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है, और डायलिसिस भी महंगा भी बहुत है, और प्लस कष्टकर भी है। यस, दोनों बातें हैं। लेकिन डायलिसिस कब तक कराएंगे आप? फिर सीरम किडनी जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, डायलिसिस करते करते काम खत्म हो डायलिसिस, तो कहते हैं ट्रांसप्लांट कराइए। अच्छा, कोई भी पेशेंट सपोज सीकेडी का है और वो एलोपैथी में जाता है और धीरे धीरे उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हाँ, काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं ईजीएफआर कहेंगे कि नहीं कंट्रोल ईजीएफआर उसका करते। कम होने लगता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो अगर मान लीजिए वो 1-2 डायलिसिस के बाद में आपके पास में आता है, देखिए तो क्या आप रिवर्स कर देंगे? हमारे पास तो आते हैं लोग जो साल 2-2 साल से डायलिसिस करा रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही बार डायलिसिस करा के 2 बार आता है। जो साल भर से डायलिसिस करा रहे हैं, वो भी सीरम क्रिएटिनिन 17 जिसका होगा वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया होगा, दिखा के आया होगा, वो दिखा के आया था, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल के आया होगा। अल्टरनेट डेज पर उसकी पीजीआई में डायलिसिस चल रही थी। यू टॉकिंग अबाउट सम केस? ओके, है ना, एक प्रोफेसर साहब थे, उनका केस है। सीरम क्रिएटिनिन 17 था जब वो आए, और बाहर के थे, यहाँ झारखंड के थे, यहाँ रह रहे थे आके, यहाँ डायलिसिस चल रही थी उनकी। किसी ने उन्हें रिकमेंड किया था हमारे यहाँ, वो यहाँ आए। कोविड से पहले की बात है, वो एकदम ठीक है, 5-7 साल हो गया इस बात को भी, और उनका कैसा सीरम कंटेंट नॉर्मल चल रहा है। मेरे अपने एक रिलेटिव हैं जिनको 15 साल पहले सीआरएफ हुआ था, सीरम क्रिएटिनिन का 6.8 था, 15% ईजीएफआर था। सीआरएफ बोले तो क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसको हम बोलेंगे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर है, बोले तो किडनी ट्रांसप्लांट होना ही एक ऑल्टरनेट है। एंड डॉक्टर संजय इज टॉकिंग ऑन दिस सीआरएफ 60 इयर्स के उस समय रहे होंगे वो, जब वो आए तो उनका बीपी 210, 150, 140 ऐसी कुछ था। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सीआरएफ। तो उन्होंने पूछा कैसे आए, बोले साइकिल से आए। माय गॉड। तो मैंने कुछ कहा नहीं, उन्हें मेडिसिन खिलाई, कुछ मेडिसिन दी, तो उनका बीपी जब नीचे आया 160, 80 हुआ, 90 हुआ, तब मैंने उन्हें कहा कि भाई आपका बीपी बहुत बड़ा हुआ था और आप जांच कराइए अपनी किडनी की। तो उनका जब किडनी का जांच कराई तो उनका सीरम क्रिएटिनिन 6.8 था, और ईजीएफआर 15-17 ऐसी कुछ रहा होगा, मुझे पूरा एक्जेक्टली याद नहीं है। बहुत कम हो गया ना, हाँ। 15-17 तो बोले तो अरे 5-5 वाले हमारे पास हैं भाई। मतलब किडनी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, अभी एक फिल्टर बिल्कुल कर ही नहीं मऊ रही से पेशेंट आता है, उसका 5 था,
अभी My उसने 2 God. पेशेंट भेजे हैं, उसका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल हुआ है एकदम 5 में तो बोले तो मतलब यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो। 0, 20-25 ml, 50 ml, 100 ml ऐसे हो जाता है। माय गॉड। मऊ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट क्योर हुआ था 2-3 साल पहले, कम से कम वो 20 पेशेंट भेज चुका है। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ अपने जानने वालों की, वो आज भी जिंदा हैं। 1 डेढ़ साल उन्होंने दवाइयाँ ली थी, सीरम क्रिएटिनिन 1.12 ऐसे ही रहता है उनका, बीपी भी नॉर्मल रहता है, और अभी नाउ इज 85-86। ग्रेट। तो होम्योपैथी कहती है क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, एलोपैथी कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैनेजमेंट के अलावा आपके पास कोई और चीज़ नहीं है। आपको फ्रैक्चर हो जाए तो आप प्लास्टर चढ़ा देंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन हड्डी जल्दी जुड़ जाए इसके लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। क्यों कैल्शियम देते हैं, अरे विटामिन भाई K27 देते हैं। देते हैं, हाँ? बॉडी कितना एब्जॉर्ब करे, कितना ले रही है इस बात, अच्छा तो फिर 3 महीना क्यों लग जाता है बॉडी हड्डी जुड़ने में? ये कोई जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द दिस बोन डेंसिटी ऑफ दैट पेशेंट, कि अगर उसकी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी तो फ्रैक्चर बहुत जल्दी जुड़ जाता है। अब हमारे यहाँ मैं एक अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया का पेशेंट है तो उसमें टाइम उसमें लेगा। टाइम लगे, ठीक है। हाँ, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, कानपुर के बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं। हाँ, अब हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। वो हमारे यहाँ मेडिसिन आती है सिम्फाइटम। ओके। जब भी फ्रैक्चर के केसेस आते थे हम्म, तो प्लास्टर चढ़ाने के बाद वो लेवल हटा के होम्योपैथी मेडिसिन का एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाते थे। अच्छा। हमारे प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर जीपीएस चौहान, हम्म, उनके दोस्त थे। हम्म, तो उन्होंने चौहान साहब से कहा, यार चौहान साहब फायदा ये होता है जो हड्डी जुड़ने में 2.5 से 3 महीना लगता है, हम्म, वो जो है महीने भर में जुड़ जाती है। लेकिन पेशेंट को नहीं कह सकते कि हम होम्योपैथी, होम्योपैथी मेडिसिन दे रहे हैं। बिकॉज यू आर एलोपैथिक डॉक्टर। हम्म। तो मैंने भी देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिन्होंने प्लास्टर चढ़ाया और हमारे पास आए, हमें जानते थे वो, तो उन्होंने पूछा इसकी कोई मेडिसिन मिलेगी, हमने मेडिसिन दी, तो उनका यूनियन बहुत अच्छा हुआ और कम समय में हुआ। हीलिंग की भी बात करी थी, तो ऐसे ही आप सर्जरी करी आपने कोई, या आपके पास कोई कहते हैं कटने फटने का केस आ गया, आपने स्टिच लगाया, तो हीलिंग के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक्स देंगे कि फॉर टू एंटीबायोटिक्स देंगे अवॉइड कि फर्दर इन्फेक्शन। हाँ फर्दर इन्फेक्शन ना हो, या जो आप बीटाडीन लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे करेक्ट, हैं करेक्ट। वो भी केवल इन्फेक्शन को ही रोकता है, वो हीलिंग नहीं करता है। हमारी जो मेडिसिन है वो एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, एंटीबायोटिक का भी काम करती है, और सेल्स के रीजनरेशन को बढ़ाती है। तो ओके। हीलिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको लगेगा नहीं, कहीं से आपने स्टिच नहीं भी लगाया है तब भी कोई स्कार मार्क नहीं आता है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे बेटे के हाथ कटा था, मेरे बेटे का, मैंने कोई स्टिच नहीं लगवाया था और बहुत बड़ा कट लगा था यहाँ पे, कोई स्कार मार्क नहीं है। अभी एक हमारे और नोन है, उनके यहाँ का उनका एम्प्लॉय आया था, पूरा यहाँ फट गया था ऐसे उसका, उसको हमने कोई स्टिच नहीं लगाया, केवल बैंडेजिंग करी होम्योपैथी मेडिसिन के साथ, कोई स्कार मार्क नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास हीलिंग हुई, हफ्ते भर में पूरा हील हो गया, और कहीं कोई दिखता नहीं है कि कहीं भी कुछ यहाँ पे था। तो मैनेजमेंट तो ठीक है कि आपका प्लास्टर चढ़ा दिया, आपने फ्रैक्चर हुआ तो मैनेजमेंट कर दिया, वो हम भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें कहते करने को दिया जाए कि आप प्लास्टर चढ़ा सकते हैं तो हम भी चढ़ा सकते हैं, वो तो मैनेजमेंट पार्ट है। हम्म, और सर्जरीज, बस सर्जरी एक अच्छा है कि आपको कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, कुछ हुआ, तो आपने सर्जरी करके उसको सही कर दिया, उसकी जान बच गई। लेकिन उसमें भी आगे आप कुछ फर्दर नहीं कर पाते, कभी कभी एम्पुटेट करते हैं और एम्पुटेशन के बाद क्या कहते हैं, आपका पैर कट गया, मान लिया चोट लग गई, काटना पड़ गया, तो आपने काट दिया, उसके बाद सड़ने लगा, फिर आगे से भी काटना पड़ता। मेरा ड्राइवर था, उसके भाई को हुआ, उसका पैर 3 बार काटा गया। अब वही अगर होम्योपैथी में होता, वो उसका पैर मान लो यहाँ से कट के गिर गया था, वो नहीं जुड़ता, तो वो उसको एम्पुटेट आगे नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको हम सड़ने से, सेप्टिक होने से रोक लेते होम्योपैथी मेडिसिन से। और इवन तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो ये डायबिटिक फुट होते हैं, ड्राई गैंग्रीन्स होते हैं, हमने बहुत से केसेज ऐसे जिनका पैर कटने से बचाया है। डॉक्टर ने कहा कल आइए, आपका पैर काट के निकाल देंगे, और वो आज उनका पैर सही है और एकदम फिट है। डायबिटिक फुट था, एक पेशेंट हमारी आती है नॉन, 70 ईयर्स ओल्ड थी वो, उनको डॉक्टर, बहुत रिनाउंड डॉक्टर है यहाँ पर ऑर्थोपेडिक, उन्होंने बोला कि माता जी कल आइए, इसको काट के निकाल देंगे। उनके जो बेटे हैं वो हमारे किसी नोन के जानने वाले के थ्रू हमारे पास आए थे, और आज भी वो एकदम सही हैं, 7-8 साल हो गया उनका पैर सही हुए, एकदम फिट है। ऐसे ही नेपाल से एक पेशेंट आता था, वेरिकोसिटी हो गई थी पैर में, उनका भी पैर एम्पुटेट करने लायक था, अल्सरेशन हो गया था, डॉक्टर काला पड़ गया था एकदम, डॉक्टर ने कहा था कि काट के निकाल देंगे ये पैर, दूसरे वाले में बचेंगे तो शायद बच जाए। वो भी डायबिटिक थे। वो डायबिटिक नहीं थे, उनको वेरिकोस वेन हुआ था। अच्छा, वेरिकोसिस की वजह से एम्पुटेशन एम्पुटेशन वाज के बाद रिक्वायर्ड। पूरा सड़ गया था, पूरा ये सब काला हो गया था एकदम, भयंकर अल्सर हो गए थे।
और उनका पैर भी आज सही है, एकदम सही है, फिट है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो हमारे यहाँ जो ये कहा गया है परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, उसका मतलब ये है कि मान लिया आप बीमारी से पहले 60 किलो के थे और बीमार होने के बाद आप 35 किलो के रह गए, ओके, तो जब रेस्टोरेशन होगा आपका ठीक फिर होने 60 के के आ बाद, तो जाएंगे। आप 60 के होंगे। और बहुत से केसेस में देखा है, एक आती थी पेशेंट हमारे पास पॉट स्पाइन, 35 किलो की थी, उनको गोदी में लेके उनके बेटे आए थे, और जब वो क्योर हुआ है तो वो 50 किलो की हो गई। वो मेरे पास 1 साल बाद आई तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया, जब वो बोली तो समझ में आया कि ये वो पेशेंट है। और अगर आप 50 किलो के थे और 80 किलो के हो गए हैं कि आपको हाइपोथायरिज्म हुआ, आपके वेट बढ़ गया, तो फिर बाद में आप 50 के आ जाएंगे। तो हमारे पास एक पेशेंट बेंगलोर से आती थी, टीएसएच 200 से ज़्यादा था उनका, और जब क्योर हुई वो उनका टीएसएच नॉर्मल हुआ तो उनका वेट बचा 85 केजी, 40 किलो वजन अपने आप कम हो गया। टीएसएच बोले तो एक थायराइड होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड की बीमारी होती है। तो हाइपोथायरिज्म का भी बहुत अच्छा इलाज है। ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं जिसका होम्योपैथी में अच्छा इलाज ना हो। इनफर्टिलिटी का ही देख लीजिए आप, अब हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जो 15-15 साल से कंसीव नहीं हुए थे और वो कंसीव हुए हैं। तो वहाँ भी मैनेजमेंट होता है कि आईयूआई कर लिया, आईवीएफ कर लिया, और सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा किया, तिबारा किया। लेकिन यहाँ तो एक बार क्योर होता है तो एमएच लेवल बढ़ जाते हैं। बहुत से केसेस हमने ऐसे ठीक किए हैं जिनका एमएच 0.1 0.2 था, और अभी तो एक केस चल रहा है जिनकी उम्र 45 साल है, इनका पीरियड बंद होने वाला था और एमएच बहुत लो था, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें दोबारा कंसीव करना चाह रहे थे, और आशा तो नहीं के बराबर थी, लेकिन उनका पीरियड भी गड़बड़ कर रहा था, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से सही हो गया और उनका एमएच लेवल बहुत अच्छा हो गया है। अब हो सकता है वो 1 आध महीने में कंसीव भी हो जाए एट द एज ऑफ 45 एट इयर्स। द एज ऑफ 45 ईयर्स। अब वहाँ तो 40-45 के बाद 50 के बाद कहते हैं, 50 के बाद कहते हैं भाई आईवीएफ भी बहुत मुश्किल है। यस, तो आईवीएफ भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आदमी गया उसने आईवीएफ कराया तुरंत हो गया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो 2-3 बार आईवीएफ करा के आए। 70-80% तो क्लेम करते हैं, बट हम एक मोटा मोटी 50% मान के चलते 50% मान हैं। लें तो 50% आदमी तो परेशान ही होता है। हाँ, 50% तो सक्सेसफुल नहीं है, 50% की तो श्योरिटी है, 50% तो आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता है। अब हमारे पास तो कई केसेस आए 2-2 3-3 बार करा के आए आईवीएफ। अभी एक पेशेंट आ रहा था गोंडा से, वो 2 बार आईवीएफ करा चुका था, तीसरी बार का भी पैसा जमा कराया था, लेकिन फिर किसी ने उसको यहाँ पुश कर दिया, अब उसकी वाइफ कंसीव हो गई 2 महीने में, नहीं गया वो, और अभी 7-8 महीने की प्रेगनेंसी है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये मैं बाहर पोस्टर देखा कि होम्योपैथी इज द बेस्ट। हाँ, सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी हम इसे कहेंगे, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि जो होम्योपैथी एक प्योर साइंस एंड आर्ट दोनों है, सिर्फ साइंस ही नहीं है। हमारा जो ऑर्गनल ऑफ मेडिसिन लिखा गया है, वो लिखा पूरा साइंटिफिकली प्रूव लिखा गया है। और आर्ट जो हम लोग कहते हैं वो आर्ट है कि केस टेकिंग आर्ट, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। अगर आप केस टेकिंग अच्छी कर पाते हैं, केस टेकिंग बोले तो केस हिस्ट्री लेना, केस हिस्ट्री लेना, अगर प्रॉपर आप केस हिस्ट्री ले पाते हैं तभी आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री लेने में बहुत कुछ देखा जाता है। इसीलिए लोग एक मिथ फैलाया गया कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है और जुकाम बुखार खांसी में काम नहीं करती है, बड़ी बीमारियों में कुछ में काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री ले पाए, केस टेकिंग कर पाए, तभी आपको मेडिसिन जो है सही निकलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ डिजीज डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि मेडिसिन डायग्नोसिस। selection of drug is more important, सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज मोर which is इम्पोर्टेंट, based on history, patient's history. बेस्ड ऑन हिस्ट्री। और इसका भी है हाँ, कि हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल सिम्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस पॉजिटिव फैक्टर से आपको बीमारी क्यों बीमारी क्यों आई, है ना। तो ये, और हमारी जो प्रूविंग्स हुई वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे हुई। अच्छा, हाँ, एलोपैथी में जैसे आप लोग के यहाँ क्या है कि आप लोग करते हैं कि चूहों पे टेस्टिंग हो रही, रैबिट पे टेस्टिंग हो रही, बंदर पे टेस्टिंग हो रही, उसके बाद ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल हुआ, क्लिनिकल ट्रायल हुआ। आप लोग डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स पे ही करते हैं। हम लोग हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ट्राई करते हैं,
इसलिए ट्राई करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं, डॉक्टर हैनीमैन ने जो किया वो कहा लाइक क्योर्स लाइक, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, यानी कि आपने कोई दवा खाई, आप हेल्दी आदमी थे, आपके अंदर उस दवा के जब सिम्टम आने लग गए तो वो नोट किए गए। अब वही किसी बीमारी को लेकर हम आए, ठीक वैसे ही सिम्टम मुझे आ रहे थे जैसे आपको आ रहे थे, तो मैंने वो दवा खाई तो वो मुझे क्योर करेगी। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ये समझ करके कि वाई होम्योपैथी इज द बेस्ट पैथी। ठीक है, अब बाकी का तो आप लोगों को डिसाइड करना है विच वन इज बेटर और बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, मतलब डिसाइड करने का तो ये है कि आपको सोचना चाहिए लोगों को है। कि क्या हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी पैथी में जा हाँ रहे हैं, हाँ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हाँ, होम्योपैथी की तरफ ही आइए, ये तो आपका आप डिसीजन जहाँ है। भी जा रहे हैं पहले ये सोचें कि हम वहाँ क्योर होंगे या सिर्फ जिंदगी भर दवा खाते या रहेंगे, सिर्फ मैनेज होगा। सिर्फ मैनेज होगा। तो ये हम ये नहीं कहते सिर्फ हमारे ही पास आए, हाँ हाँ, आप कहीं भी किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास या अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, दिखाएं उसे, और होम्योपैथी मेडिसिन ही खाएं जो बेस्ट सिस्टम है ना, क्योंकि हम उस साइंस को फॉलो करते हैं जिसके लिए सब कुछ डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है अच्छे से कि क्यों ये प्रॉपर साइंस है। अगर इस पर डिस्कस करेंगे तो फिर एक नया वीडियो बनाना बहुत पड़ेगा टाइम लग हमें, जाएगा। उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग बस यही कहना चाहेंगे हम लोगों से कि लोग होम्योपैथी ही खाएं और बाकी चीज़ों से बचें, जब तक कि ये ना लगे कि हमें कोई एक्यूटली ऐसी समस्या है कि हम कहीं डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक आप कुछ मैनेजमेंट के लिए खा लें, भले ही एलोपैथी ले लें, कुछ भी ले लें। लेकिन जब आपको लगे कि आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन ही खाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात आपका करने भी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।